So when you are preparing for your competitive exams ना बेटा, एक हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, पूरा सिलेबस कवर कैसे करना है। और बिना रिवीजन अगर आप कितने अच्छे से एक बार सिलेबस कर लो, अगर आप बिना 3 रिवीजन्स के जाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म दैट गुड। ठीक है, तो रिविजन्स मस्ट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले जो हम आज आप बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। ठीक है, अब एनडीए का आप सब लोगों को पता चल गया है कि ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आता है इसका एग्जाम पैटर्न बेटा। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको इसका सिलेबस मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट करता है आपका एनडीए का एग्जाम। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के लिए एनडीए में मैथ्स का पेपर होता है और जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है। जर्नल एबिलिटी टेस्ट के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, एक जर्नल अवेयरनेस और जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं उसका टेस्ट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे पहले एनडीए हुआ, एनडीए में रिटन एग्जाम होगा, 2 होगा। चाहे आप आर्मी के लिए दे रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स के लिए दे रहे हो, चाहे आप नेवी के लिए दे रहे हो, ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एयरफोर्स एंड नेवी इज कि आपके पास 11th और 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, आर्मी के लिए आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, बट मैथ्स का पेपर आपको देना पड़ेगा। 11th 12th में ह्यूमैनिटी कॉमर्स वाले बच्चे भी अपीयर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ्स का पेपर होता है। तो मैं हमेशा गाइड करती हूँ बेटा, 11th 12th में अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो वो 300 नंबर का पेपर में परफॉर्म आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो कई बार तैयारी भी करके क्लियर भी करते हैं और बाकी बचा कुचा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कवर अप कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, उसमें कोई वैसी चीज नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि जो भी बच्चे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं ना, यूजुअली उनका एनडीए क्लियर हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू एनडीए का रिटन पार्ट। ठीक है, मैथ्स का पेपर आपका जो होता है वो 300 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, और जो बचा हुआ आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट जो होता है जीएटी, उसका होता है अराउंड 600 का। 600 में से पार्ट ए आपका इंग्लिश होता है जिसमें अराउंड 200 मार्क्स का होता है। फिर आपका पार्ट बी होता है जो जनरल नॉलेज होता है, उसमें अराउंड फिजिक्स आएगी 100 नंबर की, फिर हिस्ट्री के करीब 80 मार्क्स की आती है, ज्योग्राफी 80 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स की आती है, जर्नल साइंस के बारे में 40 मार्क्स के अराउंड आते हैं, फिर करंट अफेयर्स के आपके पास अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पूरा ओवरऑल व्यू देखेंगे बच्चों, तो एनडीए रिटन एग्जाम के अंदर पेपर 1 मैथमेटिक्स पेपर्स 300 मार्क्स, अराउंड 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 2.5 hours पेपर विल बी देयर। Then your paper 2 will be there, journal aptitude test. This is around 600 marks, 200 marks for your English, 400 marks for your journal ability. ठीक है, जो GAT होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट 2.5 hours. सो टोटल 900 मार्क्स का आप पेपर देते हो, टोटल 270 क्वेश्चंस आते हैं और अराउंड 5 hours का ये टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट। ऐसा नहीं होता है पहले 2.5 घंटे का अलग होगा, फिर ब्रेक दी जाती है और उसके बाद दोबारा से आपका 2.5 घंटे का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जितने भी एनडीए के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम इज बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। जो 270 क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिनमें से 120 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के हैं, 150 क्वेश्चंस आपके जीएटी के हैं। ठीक है, गैट के जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एनडीए के अंदर जो आपका सिलेबस होता है वो आपके 10+2 तक का सिलेबस आता है। ठीक है, एनडीए की जो मार्किंग स्कीम है बच्चों, हर जो मैथ्स का आपका पेपर होता है उसका हर एक राइट क्वेश्चंस को आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर एक गलत क्वेश्चन का आपका 0.83 मार्क्स कटता है। ये मैथ्स वाला पार्ट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर मैथमेटिक्स पेपर, यू विल बी गिवन 2.5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ओके, एंड योर मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कितना कटेगा एक गलत का? 0.83। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट 4 नंबर का होता है, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज 4।
इसमें नेगेटिव मार्किंग नंबर भी ज्यादा मिलते हैं तो नंबर कटते भी ज्यादा है। 1.3 मार्क्स कटता है इसमें एक गलत आंसर का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया बेटा? अब एनडीए का जो सिलेबस है, मैथ्स आपको क्लास 12th तक का आना चाहिए, कैलकुलेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक अगर आपके पास एप्टीट्यूड मैथ्स का नहीं है, मुश्किल है, तो बेटा थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये टेस्ट क्लियर करना। ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, दीज ऑल आर योर एप्टीट्यूड। ठीक है, कुछ बच्चों को बिना मेहनत करे भी मैथ्स इतनी आसानी से समझ में आता है ना? कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती है। ठीक है, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप एनडीए का सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट से उठा सकते हो। जब आप उसके टॉपिक्स देखोगे तो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल वहां एल्जेब्रा होगा, एल्जेब्रा के अंदर जैसे गिवन होगा सेट्स है, वेन डायग्राम्स हैं, फिर आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, मॉड्यूलस आ जाएगा, क्यूब रूट्स आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस आ जाएगी, काफी सिलेबस आ जाता है पूरे एल्जेब्रा का जो आपने 12th तक पढ़ा है। फिर आपका कैलकुलस आ जाएगा, फिर मैट्रिसेस आ जाती है, डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, फिर इंटीग्रल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब आ जाता है। ठीक है, इसका फिर आगे टॉपिक वाइज उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप थॉरोली पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा भी होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी होगा, 2D 3D, ये सारे का सारा, एंड लास्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी देयर इन योर सिलेबस। ये मोटे मोटे मैंने मैथ्स के टॉपिक आपको बताए हैं, बट मेरे कहने से कोई वो नहीं है, आप एक बार सिलेबस उठाना बेटा, उसका प्रिंट आउट लेना। ठीक है, और ये प्रिंट आउट से पहले मैं आपको कहूंगी, सबसे पहले एक रजिस्टर बनाओ अपना मैथमेटिक्स का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, रजिस्टर बनाया, उसके फर्स्ट पेज पे टॉपिक वाइज शुरू हो जाओ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज आपको क्या कहा है, यूनिट 1 क्या है आपकी? एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा के अंदर सब टॉपिक्स लिखो पहले, सेट्स, वेन डायग्राम, फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, रिलेशंस आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशंस आ गया, रियल नंबर्स आ गया, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल, पूरे का पूरा जो फर्स्ट एल्जेब्रा फर्स्ट टॉपिक है उसके सारे सब टॉपिक्स लिख दो। लिख दोगे एक पेन से? फिर सेकंड यूनिट पे जाओ, कैलकुलस, फिर कैलकुलस के सारे पूरा सिलेबस एक बार, टॉपिक ऑल्सो एंड सब टॉपिक्स ऑल्सो अपने हाथ से लिख दो। Would you be able to do that, all of you? समझ आ गया बेटा? So whenever you are preparing for any competitive exam, this is, I'm just giving you an example of NDA, but be it any exam, be it CDS, be it any NEET, JEE, any exam which you are preparing for, first of all you should know the syllabus की आता कहाँ से कितना है। Is that clear to everyone? Then pick up, फिर pick करके फर्स्ट पेज हर सब्जेक्ट का अलग जैसे रजिस्टर लगाना। ठीक है, जैसे आप मैथ्स का अलग लगाओ, इंग्लिश का अलग लगाओ, जनरल नॉलेज का अलग लगाओ, एनडीए के लिए 3 रजिस्टर लगाओ। ठीक है, स्टार्ट विद योर फर्स्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेज अपने हाथ से सिलेबस लिखोगे। फर्स्ट टॉपिक ऑल सब टॉपिक, सेकंड टॉपिक ऑल सब टॉपिक, थर्ड टॉपिक ऑल सब टॉपिक, इस तरीके से आप लिखोगे। आपने लिख लिया, ये आपका फर्स्ट टास्क हो गया। देन कम टू द सेकंड टास्क। इन द सेकंड टास्क see the previous year question papers normal and then see कि किसमें किस को कितनी वेटेज मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एल्जेब्रा से आपके 200 में से 50 नंबर सिर्फ एल्जेब्रा से आ रहे हैं, या 20 मार्क्स का एल्जेब्रा आ रहा है, और कई क्वेश्चन होंगे जैसे प्रोबेबिलिटी के सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है, तो वहां एक ब्रैकेट में लिख दो, एटलीस्ट यू आर क्लियर कि कौन से उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी ज्यादा मुझे करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक, सिंपल, you know it now, you know your syllabus, now you know कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है। ऐसे ही आप अपनी 9th 10th की भी तैयारी कर सकते हो। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा मेहनत उस पे करने की जरूरत है थोड़ी सी, है ना? तो इतना बेसिक आइडिया आप ले लो बेटा। ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने गैट का भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में बेसिक आपको अच्छे से ग्रामर आनी चाहिए, सिनोनिम्स जो भी होता है, ठीक है ना, जितना भी है ग्रामर, पूरी ग्रामर आपको थॉरो होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये इंग्लिश है, इंग्लिश का बेसिक पेपर आता है। वहीं जब जर्नल एबिलिट्यूड, क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा वोकैबुलरी इंग्लिश के अंदर, ग्रामर यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेजन, इनके ऊपर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। क्लियर है सबको? देन कम्स टू जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस के अंदर बेटा हिस्ट्री आती है, फिर ज्योग्राफी आती है, फिर जर्नल साइंस आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री। अब सिलेबस क्या है? जैसे ये टॉपिक है तो आपने जनरल अवेयरनेस का एक अलग से उठाया, फॉर एग्जांपल
उस पे पहला लिखा हिस्ट्री, ठीक है, उस एक मोटे रजिस्टर को अलग अलग पार्ट्स में बना लो, उसके 5 पार्ट बना दो, एक हिस्ट्री का बना दो, ठीक है, एक ज्योग्राफी का बना दो, एक जनरल साइंस का बना दो, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का, 6 पार्ट्स बन गए, उसके बना दोगे सारे के सारे। पहले हिस्ट्री का फर्स्ट पेज पे उसका लिख दो सारा, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी, कंसेप्ट ऑफ, ये पूरा जो बेसिक आपकी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उतनी ही हिस्ट्री आती है 10th तक की, उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अपनी एनसीईआरटी बुक्स को एक बार थॉरो कर देना, जो जो इसके अंदर लिखा होगा उन टॉपिक्स को, ठीक है, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो और अपने हैंड रिटन नोट्स बना दो सिर्फ टॉपिक के नाम पे। फॉर एग्जांपल अगर आ गया है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आप अपनी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कोई भी हिस्ट्री की किताब उठाना, उसके अंदर दिया होगा फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो और लिख दो, इसमें लॉन्ग आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक पता होना चाहिए कि मूवमेंट हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन कब चला था, अंग्रेजों के अगेंस्ट क्या क्या चला था, कौन कौन मेन लीडर्स थे, किस किसने कौन सा मूवमेंट दी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ लो। कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में आ जाता है, बहुत सारी चीजें। हिस्ट्री के अंदर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी ये कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, रोल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो वही मैं बोलती हूँ, जिस बच्चे ने स्कूल अच्छे से पढ़ा है ना बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट जब आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो, कॉलेज भी ऐसे ही निकाल देते हो हवा में, फिर तो एक टाइम पे मेहनत निकालनी करनी पड़ेगी, कभी तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। सो जितना जल्दी कर लोगे उतना आसान रहेगा, फिर एंड में प्रेशर कम पड़ता है। फिर अगर पूरा टाइम नहीं पढ़ते तो एंड में स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में चीजें वैसे ही काबू में नहीं आती है ना। साइकोलॉजी में बताते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट में लर्निंग कभी अच्छी नहीं होती, व्हेन इट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट लर्निंग इज ऑलवेज बेटर। तो अपना एनवायरनमेंट हमारे हाथ में है, इसको टाइम से बना के चलते हैं, यू ऑल हैव टाइम नाउ, ठीक है, डू इट लाइक दैट। सिमिलरली ज्योग्राफी का बनाओ, जिसमें अर्थ के बारे में, ओशियंस के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, कंसेप्ट ऑफ टाइम, मेजर नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, ये सारे सब टॉपिक्स हैं, सिलेबस में सब दिया हुआ है। हर एक टॉपिक उठाओ, उसकी बेसिक कंसेप्ट पढ़ो किताब से, एनसीईआरटी से पढ़ लो और कुछ किताबें मैं बताऊंगी वहां से पढ़ो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कंसेप्ट क्लियर करो, अभी एमसीक्यूज पे नहीं आ रहे हैं हम, ठीक है ना। सबने अपने हर एक एक टॉपिक, जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैथ्स का की थी, आपका प्रोबेबिलिटी पूरा हो गया, आपने अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ लिया, उसके अंदर जितने फॉर्मूलेस थे सारे अच्छे करके आपने अच्छे से लिख लिए, ठीक है, सारा हो गया। अब आपने जब एक बार थ्योरी कर दी, तो जहां पे आपने सिलेबस लिखा था ना, वहां जाके ऐसे टिक लगा दो उसको एक ब्लू पेन से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वन टिक डन, वन टॉपिक डन, सेकंड टॉपिक डन, सेकंड टिक, वन सब टॉपिक टिक। जैसे जैसे सब टॉपिक कवर होते रहते हैं, आपको एक एक टॉपिक और एक एक सब टॉपिक को ऐसे ऐसे करके टिक करना है। सब बच्चे करोगे? आप एक बार करके देखना बेटा, ऐसे कंट्रोल में आ जाएंगी सारी सारी चीजें आपके। अब जो एनडीए के अंदर है बेटा, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से बड़ी कोई चीज नहीं है। आदत डाल लो अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की, और न्यूज़पेपर से सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं क्लियर होती है मेरे बच्चों, आपकी एक ओपिनियन बनती है, आपकी एक सोच बनती है। सोच बहुत जरूरी है, थिंकिंग बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, आप कैसी पर्सनालिटी हो आज के टाइम में? न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं सारे आजकल, तो एक तो न्यूज सुनना बंद कर दो, न्यूज नहीं सुननी है, कोई चैनल नहीं देखना, खत्म हो गए हैं सारे न्यूज चैनल, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? प्रिंट मीडिया में यू कैन रीड हिंदू, यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं। रेस्ट अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी फाये डिसूजा, FAYE शी इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, आप उसको फॉलो करोगे, यू विल गेट ऑल द अपडेटेड न्यूज, है ना। उसको 10-15 दिन में उसके यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, डेली 10 मिनट उसको सुन लिया और अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया, करंट अफेयर्स मोस्टली आपका तैयार हो जाता है।
ठीक है, ये बेसिक मैंने आप लोगों को बताया बेटा एनडीए के लिए। अब एनडीए के लिए जब हम बुक्स की बात करते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी नंबर 1 इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट कंसेप्ट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं है। सेकंड, अरिहंत वालों की जो पब्लिकेशंस है उनकी सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशंस की पाथ फाइंडर बुक आती है एनडीए, ठीक है, यू कैन टेक देयर बुक्स। उनकी मैथमेटिक्स फॉर एनडीए भी आती है, उनकी पाथ फाइंडर फॉर एनडीए भी आती है, जहां पे सारे के सारे चैप्टर वाइज, सेक्शंस वाइज, सोर्ट पेपर सब कुछ दिए हुए हैं, 10 प्रैक्टिस सेशंस भी दिए हुए हैं। मैथ्स के लिए आप ये कर सकते हैं। और बेटा जैसे ही आपका एक टॉपिक होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोबेबिलिटी आज पूरा खत्म कर दिया, उसके बाद मेरे बच्चों मेक श्योर कि आप प्रोबेबिलिटी के 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 दिन के अंदर। अगर आपने 500 क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस, आपको कोई नहीं रोक सकता, टॉपिक वाइज टॉपिक, सब टॉपिक वाइज। 2-3 किताब खरीद लो, सारी किताबें सेम है, आधों में तो रिपीट मिलेंगे, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। आपने एक किताब अच्छे से कर ली, फिर दूसरी में जाओगे, यहां अगर आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं, दूसरी के अंदर 50 आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जब आप तीसरी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 80 क्वेश्चंस आते होंगे। इट इज गेटिंग रिपीटेड इन योर माइंड, इट्स ऑल योर एफर्ट्स मेरे बच्चों, सिस्टमैटिक एफर्ट्स। जैसे ही आप एमसीक्यूज भी करते हो, तो जहां पे आपने वो टिक लगाया था, अब आप एक स्टार भी लगा दो कि कंसेप्ट भी मैंने कर लिया और एक रिवीजन भी मेरी होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 1 स्टार फॉर फर्स्ट रिवीजन। समझ आ गया? अब आपको पता होगा कि क्या मैंने किया है, क्या मैंने नहीं किया है। यूज डिफरेंट कलर्स पेन्स, जो बहुत अच्छे से किया है उसको ब्लैक से कर दो, ग्रीन से कर दो, जिसमें थोड़ी रिवीजन की और जरूरत है उसको रेड कलर से कर दो, ताकि जब वापस देखो तो पता हो कहां पे जाके दोबारा से कैसे पढ़ना है। क्लियर है? वहीं अगर अब मैं बात करती हूँ जर्नल एबिलिटी टेस्ट की, तो वहां पे 9th 10th तक की एनसीईआरटी मोर देन एनफ। देन किताबें आती हैं बच्चों, एक सक्सेस सीरीज आती है जनरल नॉलेज की, ठीक है, आप वो ले सकते हो। एक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, बिपिन चंद्रा की किताब, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मनोरमा ईयर बुक आती है, लेटेस्ट ले लो, ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है। फिर आपको इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन, उससे अच्छी कोई नहीं है। एसपी बख्शी की एक किताब आती है, या रेन एंड मार्टिन, जो आपकी बेसिक ग्रामर बुक है, ठीक है, स्कूल्स के अंदर भी कई बार आप वही देखते हो, ठीक है ना। दीज 2 बुक्स फॉर इंग्लिश, एसपी बख्शी, रेन एंड मार्टिन। मनोरमा ले लो, आप हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की किताब ले सकते हो। दीज ऑल आर गुड बुक्स। अदरवाइज आप अरिहंत की भी ले लोगे ना जनरल एप्टीट्यूड के लिए, वो भी काफी डिटेल में दिया गया है सबकी जगह, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका एनडीए का। अब एनडीए के अंदर बच्चों प्लीज टॉपिक बाय टॉपिक जाओ, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक जाओ, ठीक है। इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीजों का आता है, ठीक है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स के ऊपर होगा, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ योर कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशंस, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये सारी टेंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और तैयारी आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। एनी डाउट एनीबॉडी प्लीज आस्क। अब लॉस्ट तो नहीं हो ना? कम से कम ये तो पता है ना तैयारी कैसे करनी है?